हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे थ्रू डिटेल्ड सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। देखिए, अगर आप बिहार के इतिहास पढ़ने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बिहार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि बीपीएससी जैसे एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार एसएससी से संबंधित जो एग्जाम होते हैं, या बिहार दरोगा जो एसआई का पेपर होता है उससे संबंधित। इन सारे परीक्षाओं के अंदर जो है कि आपको बिहार के इतिहास के संबंध में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बिहार के इतिहास से संबंध में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए, अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या किया है कि सिलेबस को टोटल 4 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको पढ़ना जो है कि आसान हो जाए और इस तरह से जो है कि आप एक सही अप्रोच बना पाएँ पढ़ने का, जिससे जो है कि आप काफ़ी से काफ़ी अच्छा मार्क्स लेकर आएँ अपने एग्जाम के अंदर। क्या किया हमने, सबसे पहले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें जो है कि हमने कुछ ऐसे ए करके बी सी डी ई एफ जी एच करके इतने पार्ट में अलग अलग हमने डिवाइड किया है। जैसे कि ए पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बिहार का, जिसमें जो कि पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के और साहित्यिक स्रोत आदि को देखना चाहिए। बी पार्ट के अंदर हम लोग पाषाण काल और वैदिक काल देखेंगे बिहार के संदर्भ में। ठीक है, जिसमें जो है कि बिहार के कुछ नवपाषाण कालीन जो स्थल होते हैं, चिरांद, चेचर आदि, इनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। सी के अंदर हम लोग कुछ महाजनपद काल को पढ़ेंगे, जिसमें 16 महाजनपदों में से आपको पता होगा कि जो 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और बज्जी, वो हमारे बिहार में थे। तीनों को ध्यान में रख के हमको पढ़ना चाहिए सिलेबस के अंदर। डी पार्ट में हमने लिखा है जैन और बौद्ध धर्म को हमको पढ़ना चाहिए, खास करके भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का जो जीवन है, उनके उपदेश हैं और बिहार में उनके प्रमुख जो केंद्र है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और साथ में जो संगीतियाँ हुई थी, काउंसिल हुई थी, उनका जो है कि क्या प्रभाव रहा है समाज के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। ई पार्ट में हमको मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें कि आप हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि को पढ़ते हैं। साथ में उसके बाद जो है कि जी पार्ट के अंदर हमने गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को लिखा है, जिसमें जो है कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय वगैरह को आप पढ़ते हैं और उनके पतन से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर एच पार्ट में हमने पाल वंश को रखा है, जिसमें कि धर्मपाल, देवपाल, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय थे उसकी स्थापना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो है कि हमारा पार्ट सेकंड शुरू होता है, जिसमें मध्यकालीन बिहार का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को हम रखते हैं, जिसमें जो है कि देखिए, कुछ बात तो ये है कि जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास है ये तुलनात्मक रूप से जो है कि छोटा है। किसके कंपेरिजन में? प्राचीन बिहार का चाहे इतिहास ले लीजिए और चाहे आधुनिक बिहार का इतिहास ले लीजिए, इसमें कुछ हम खास ही बात पढ़ पाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर भी IJKLMN करके इतने पार्ट हमने बनाए हैं, जिसमें जो है कि तुर्क आक्रमण, खास करके बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण, जो नालंदा और विक्रमशिला का उसने जो विनाश करता है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा कर्नाट वंश और उसके बाद दिल्ली सल्तनत और बिहार के साथ जोड़ के, जिसमें इल्तुतमिश और तुगलक काल के बिहार की स्थिति। और उसके बाद से एल पार्ट में हमने रखा है अफगान शासन को। सबसे महत्वपूर्ण है ये मध्यकालीन बिहार के इतिहास में अफगान शासन, जिसमें शेरशाह सूरी का उदय और उसके जो युद्ध आप देखते हैं, चौसा, बिलग्राम जैसे युद्ध हैं, और उसका जो प्रशासनिक और भूमि सुधार जो है, और जो सासाराम स्थित उसका मकबरा है, ये सब चीज़ों के अलग सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। एम पार्ट में हमने मुगल काल और बिहार को रखा है और एन पार्ट में हमने बिहार में सूफीवाद को रखा है, मनेरी और अन्य प्रमुख सूफी संत का प्रभाव भी। ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपको मध्यकालीन बिहार के इतिहास में देखना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और हमने तीसरे पार्ट में आधुनिक बिहार का इतिहास के अंदर हमने क्या किया है कि कुछ ऐसे OPQRSTU ऐसे करके कुछ हमने खंड बनाए हैं, जिसमें है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ओ के अंदर हमने लिखा है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो है कि आप मॉडर्न इंडियन इतिहास के अंदर भी आप जिसे पढ़ते हैं, तो उसमें पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी का बिहार में व्यापक व्यापारिक केंद्र जो है, बिहार में जो व्यापारिक केंद्र है उसका स्थापना करना, और खास करके सोरा और अफीम का जो व्यापार है बिहार से जुड़ा हुआ, उसके संबंध में पढ़ना। उसके बाद से पी के अंदर हमने रखा है बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बिहार में बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों का प्रभाव। क्यों के अंदर बिहार में जनजातीय विद्रोह, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, खास करके संथाल विद्रोह जो कि सिद्धू और कानू से जुड़ा हुआ है, मुंडा विद्रोह है ना, जो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, कोल हो और ताना भगत आंदोलन, इस तरह से कुछ चीज़ें आपको जनजातीय विद्रोह में पढ़ना चाहिए बिहार के अंदर। उसके बाद आर पार्ट में हमने 1857 की क्रांति और बिहार, वीर कुंवर सिंह की भूमिका जो कि जगदीशपुर से संबंधित है। उसके अलावा पीर अली का पटना में विद्रोह, ये सब सारी चीज़ें जो है कि 1857 की क्रांति और बिहार का संदर्भ में आपको देखना चाहिए। एस पार्ट में हमने बिहार में स्वतंत्रता संग्राम अर्थात फ्रीडम स्ट्रगल को हमने रखा है, जिसमें हमने वहाबी आंदोलन का केंद्र जो पटना था उसका पढ़ना। उसके बाद से चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह और राजकुमार शुक्ल की भूमिका, ये सब सारी चीज़ें। उसके अलावा असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके संदर्भ में जो खास बातें रखनी चाहिए वो ये है कि बिहार की भागीदारी को खास करके असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ के देखना चाहिए। फिर उसके बाद से आज़ाद दास्ता और जयप्रकाश नारायण की जो भूमिका थी आज़ाद दास्ता से संबंधित, वो सारी चीज़ें, और सचिवालय गोलीकांड और इसके अलावा चलने वाले सारे जो स्वतंत्रता संग्राम थे वो सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। उसके अलावा
टी पार्ट में हमने रखा है किसान आंदोलन, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आदि को आपको पढ़ना है। और यू में हमने अंत में हमने रखा है आधुनिक बिहार का निर्माण, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का योगदान जो है। और 1912 में बंगाल से बाहर निकलकर 1912 में जो है कि बंगाल से बिहार का अलग होना, और 1936 में उड़ीसा का पृथक्करण। तो ये सारी चीज़ें जो कि आधुनिक बिहार का निर्माण में काफ़ी जो योगदान है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, महेश नारायण का, वो सब सारी चीज़ों के साथ इन चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना, ये सब जो है कि आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ बना देगी आधुनिक बिहार के इतिहास को समझ के लेके। ठीक है। और चौथे पार्ट में हमने बिहार की कला और संस्कृति को रखा है। ये खास करके जब बीपीएससी आप मेंस लिखते हैं उसमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है आपको, जिसमें जो है कि मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला, उसके अलावा मधुबनी चित्रकला, ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना चाहिए। और अंत में जो है कि आपको कुछ अलग से, जैसे कि बिहार के जो प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे हैं उनके बारे में कुछ अलग से कुछ फैक्ट रखने चाहिए, जो कि आपको काफ़ी सारे एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता रहा है। उसके अलावा बिहार के जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं और क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई जो घटनाएं रही हैं उन्हें भी आपको थोड़े अलग से तैयार कर लेने चाहिए। जैसे मुजफ्फरपुर का बम घटना है ना, उससे जुड़े जो क्रांतिकारी हैं वो सारी चीज़ें। उसके अलावा हमने कुछ पत्र पत्रिकाओं का दौर का भी एक टॉपिक रखा हुआ है कि आपको जो पत्र वगैरह से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं कि कौन पहले आया है ना, उससे संबंधित संपादक कौन थे, तो वो सब सारी चीज़ें के लिए भी हमने 3 एक मिसलेनियस का टॉपिक बना रखा है। तो इस तरह से जो है कि कुछ आपको बिहार के सिलेबस के, बिहार का जो इतिहास है उसका जो सिलेबस होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से अगर आप फ्रेम करते हैं और कुछ इस तरह से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा आपको अपनी तैयारी में। ठीक है। जो हमारे वीडियो का असली मकसद है क्या, कि हमने डिटेल सिलेबस के बारे में बात किया कि आपका एक सिलेबस क्या होना चाहिए बिहार का इतिहास पढ़ने के लिए, और उसके अलावा जो मेन हमारा काम है क्या, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही हम पढ़ा सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं और अच्छा पॉजिटिव व्यू रहता है तो हम क्या करेंगे कि इन टॉपिक को भी एक्सप्लेन करके हम पढ़ सकते हैं बिहार के इतिहास को। लेकिन अभी इस वीडियो का जो मकसद है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, ये कुछ सिलेबस है। अगर आप कहते हैं तो इसे हम टेलीग्राम पर अपने इसी चैनल पे जो है कि टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से हम आपको शेयर कर देंगे, जहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है। तो ये हम लोग अपने क्वेश्चन पे चले आए हैं। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, और आप बिहार के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लिखते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा होगा। ठीक बात है ना। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन की संख्या लगभग हम लोग के पास 170-80 के आसपास है। ठीक बात है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। काफ़ी धैर्यपूर्वक बनाकर आपको देखना है। इसमें जो है कि आपके सामने पहले क्वेश्चन के अंदर आपके सामने कॉलम फर्स्ट है और यहाँ पे कॉलम सेकंड दिया गया है। आपको जो है कि मैच करना है, अर्थात सुमेलित करना है। इसमें जो है कि आपके सामने कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, इधर उसके रचनाकर लिखे गए हैं कि इन्होंने इसकी रचना इन्होंने किया है। तो नागानंद है, हर्षचरित्र है, तुगलकनामा है, और यहाँ पे हमने ऑप्शन चेंज कर दिया है, ताजुल मसीर है और नील दर्पण है। ठीक बात है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पे कुछ और था, हमने इसको ताजुल मसीर कर दिया है। ठीक बात है। देखिए, अगर नागानंद की बात करें तो ये हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। अगर हर्षवर्धन की हम बात करें तो उनसे जो कि जुड़ी हुई और भी कुछ नाटक है, जिसमें रत्नावली और प्रियदर्शिका है नागानंद के अलावा। ये सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम हर्षचरित्र की बात करें तो ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने जो है कि हर्षचरित्र लिखा। उसके अलावा इनकी एक कादम्बरी जो है कि काफ़ी फेमस है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा की बात करें तो नो डाउट अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ है, और ताजुल मसीर की बात करें तो ये हसन निजामी से जुड़ा हुआ है, इसे भी आपको याद रख लेना चाहिए। निर्दर्पण तो बेसिक है, आपको दीनबंधु मित्र से जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। तो इस तरह जो है कि पहले प्रश्न का आपको आंसर पता चल गया कि नागानंद जो है कि हर्षवर्धन, हर्षचरित बाणभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, ताजुल मसीर जो है हसन निजामी, और नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। देखिए, जो चाइनीज ट्रेवलर था इत्सिंग, वो बिहार का भ्रमण कब किया था, ये सारी बातें आपसे पूछी जा रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम चीनी यात्री इत्सिंग की बात करें तो ये 671 या 672 ईस्वी के आसपास जो है कि समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा पर निकला था, और 673 ईस्वी में वह ताम्रलिप्ति का नाम बंगाल था, है ना, वहाँ पर ये पहुँचा हुआ था। तो आपसे ये भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद वह बिहार आया और नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्षों तक रहकर बौद्ध धर्म और ग्रंथों का जो है कि अध्ययन किया। चूँकि वह स्पष्ट रूप से जो है ना कि वो भारत में आने का जो उसका समय है, या बिहार में जो आने का समय है, वो 673 ईस्वी है। ठीक है। और ये जो प्रश्न है ना, ये 40वां जो बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा गया था, और जो 40वां बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो है कि ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 673 एडी नहीं मेंशन है।
ठीक बात है। 405 ईस्वी में देखें हम तो 405 के अंदर आपको याद रखना है फाहियान का समय है ये, और 635 जो है वो वेन्सवांग का समय है। तो चीन से जो भी यात्रियां हैं उसमें खास करके ये 3 नाम आपको ध्यान होता है, एक फाहियान का, दूसरा वेन्सवांग का और तीसरा इत्सिंग का। तो इनसे प्रश्न काफी पूछे जाते रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 673 होगा, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो नगर थे उसका क्रमिक, नगर जो थे भारत के अंदर उसका क्रमिक पतन होते चला गया, ठीक है, ग्रेजुअल डिक्लाइन होते चले गए। तो ये किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये जो है विशेषता ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल की थी, गुप्ता पीरियड से संबंधित है। देखिए अगर प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को अगर हम देखें, और खास करके कौन सा गुप्त काल, जो उत्तर गुप्त काल है अर्थात जो बाद का गुप्त काल है, तो नगरों का जो क्रमिक पतन है, डिक्लाइन ऑफ जो अर्बन सेंटर्स हैं, वो उसका काल माना जाता है उत्तर गुप्त काल को। प्रसिद्ध जो इतिहासकार रहे हैं राम शरण शर्मा, RS शर्मा के अनुसार इस दौरान जो है रोम साम्राज्य के पतन से भारत का जो व्यापार था और जो वाणिज्य था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन कम हो गया, अर्थव्यवस्था वापस पूरी तरह कृषि पर आधारित हो गई, अर्थात सामंतवादी हो गई, और इसी कारण पाटलिपुत्र, मथुरा और वैशाली जैसे कई समृद्ध बड़े नगर जो है कि उजड़ने लगे थे। तो हम ये मानते हैं कि क्रमिक पतन नगरों का जो है शुरुआत जो हुआ वो गुप्त काल में हुआ, और वो भी खास करके उत्तर गुप्त काल में। ठीक बात है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने 4 ये स्टेटमेंट है, इनके आधार पर आपको जो है कि गलत बताना है। देखिए इन चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना पड़ता है, अगर यहाँ पे ये अगर आप गलत नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को आप गलत कर देंगे। ठीक बात है ना। तो देखिए आपको गलत बताना है। पहला कथन कह रहा है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, बांका जिला में स्थित था, तो ये कीवर्ड हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा है कि बौद्ध धर्म का बर्जियान जो संप्रदाय था यहाँ फला फूला था। और चौथा कह रहा है कि खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अब देखिए अगर कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ाई पहले किया हुआ है या कोई एक एग्जाम लिखा हुआ है तो उसके अंदर इतनी समझ तो बन जानी चाहिए कि अगर विश्वविद्यालय की बात करें और कहे कि वो खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो इसको पढ़कर वो इसे गलत नहीं कर सकता। ये चौथा जो है कि सही ही होगा। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय है तो जाहिर सी बात है कि इन सारे इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे विषय हैं, इसमें से कुछ तो कुछ रहा ही होगा। ठीक है, तो पढ़ाए जाते थे। तो चौथा जो है कि अपना सही है, हमें गलत बतानी है, अर्थात जो है कि हमारा सी नहीं हो सकता। ठीक बात है। अब A, B और D आपके सामने बचे हुए हैं। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये बांका जिले में नहीं था। ठीक है, ये जो है कि आपको भागलपुर जिले में मिलेगा, अतीचक गांव के पास जो है कि, तो इससे जो है कि आपका ये फैक्ट अगर आप जानते हैं तो इससे आपको इसको गलत कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। एक तो ये सी नहीं हो सकता क्योंकि गलत पूछ रहा है, क्योंकि चौथा सही है, और हमको पहला जो है कि पता चल गया कि पहला हमारा गलत है। ठीक है, अर्थात जो है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बांका नहीं है, ये भागलपुर है और हमें गलत बतानी है, अर्थात जो है कि ए हमारे ऑप्शन में होगा ही होगा, फर्स्ट हमारे ऑप्शन में होगा ही होगा, अर्थात हमारा ए सही हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सी क्यों नहीं सही है, क्योंकि 4 जो है कि वो हमारा क्या है, करेक्ट है, और हमको तो इनकरेक्ट बताना है। तो इसकी स्थापना जो है कि पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने नहीं की थी। इसकी जो है कि स्थापना जो है कि पाल वंश के राजा जो है कि इसमें आपको 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में पाल वंश के ही जो राजा थे, धर्मपाल जो थे, उन्होंने इसकी जो है कि स्थापना की थी और उनको इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक बात है ना। तो इसलिए दूसरा भी जो है कि हमारा गलत हो जाता है, पहला भी गलत हो जाता है। तीसरा सही है कि बौद्ध धर्म का जो बर्जियान संप्रदाय था यहाँ पे फला फूला था, और चौथा भी हमारा सही है। इसलिए इसका जो है कि आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि हमें गलत बताना है। ठीक बात है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। कृषकों का नेतृत्व किसने किया, मतलब हु लेड द कल्टिवेटर्स इन द बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपके सामने 5 ऑप्शन है, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, JB सेन। ठीक बात है। इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है वो बन जाता है ए, स्वामी विद्यानंद। उन्होंने जो है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो कृषक थे, जो कल्टिवेटर्स थे, उनका इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद जी ने। ठीक बात है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा कि 1920 से लेकर 1920 से 1922 तक ये चला था। ठीक बात है। और जो राजकुमार शुक्ल से अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो राजकुमार शुक्ल जो है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जो 1917 की बात थी, सॉरी। ठीक है, तो आपको इसके करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की बात करें कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस को, अगर अभी हमने जो सिलेबस बता रहे थे, अगर उसको अगर आपने ध्यान से अगर गो थ्रू हुए होंगे तो आपको पता होगा उसमें एक नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इन्हें जो है कि आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर सच्चिदानंद सिन्हा को अगर हम कहें तो 1912 में जो बंगाल से अलग करके बिहार एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिलाने का जो ऐतिहासिक आंदोलन में उनकी जो आंदोलन जो थी, उनमें जो है कि इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी सच्चिदानंद सिन्हा जी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके लिए अपना करेक्ट हो जाता है। 7वां प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। देखिए आपके सामने स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्र। देखिए ये कई बार आपको प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी इस प्रश्न से आप हैबिचुअल हो चुके होंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो किसानों की समस्या को उठाने और जमींदारों के शोषण के खिलाफ उन्होंने संगठित करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में सोनपुर मेले में बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो है कि विधिवत स्थापना की थी। ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। देखिए, इन विच ईयर डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन पटना। 1601, 1632, 1774 और 1651 उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने बनता है वो बनता है 1632। ऑप्शन बी इसके लिए आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ी सी इसके बारे में बात करें। डच मतलब जो हॉलैंड के निवासी थे उन्हें डच कहा जाता है। देखिए, तो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बिहार में अपना व्यापारिक लाभ के लिए उसने जो है कि 1632 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। वर्तमान में यह इमारत जो है कि पटना कॉलेज के उत्तरी भाग का हिस्सा है। तो ये सभी बातें आपको जो है कि ध्यान रखना है। डच मुख्य रूप से जो सूती वस्त्र था और जो सोरा था और अनाज का व्यापार में रुचि रखते थे। तो ये कुछ भी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी ये हेल्प करता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। ठीक है, और उस बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। हु फॉर्म द स्वराज दल इन बिहार। आपके सामने ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सन्याल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके लिए आपको करेक्ट आंसर याद रखनी है कि बिहार में स्वराज दल से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसके लिए आपका करेक्ट है। 10वां नंबर जो प्रश्न है उसमें है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। बाई वट नेम इज अशोक जनरली नोन इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अगर आपने भारतीय इतिहास को या बिहार के भी इतिहास को थोड़ी बहुत भी पढ़ाई किया है और अशोक से शिलालेखों से संबंधित, इंस्क्रिप्शन से संबंधित अगर आप थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है प्रियदर्शी। तो अशोक का प्रियदर्शी नाम जो है कि इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर लेते हैं कि बिहार में, देखिए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी। इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन सी, मुरली मोहन प्रसाद। अगर हम सर्च लाइट बिहार की एक जो बहुत प्रसिद्ध, प्रभावशाली और प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ ले कि सर्च लाइट जो है कि हिंदी समाचार पत्र था, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अंग्रेजी पत्र समाचार पत्र था ये। इसकी जो शुरुआत है 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम द्वारा की गई थी। मुरली मोहन प्रसाद इसके सबसे प्रसिद्ध और लंबे समय तक सेवा देने वाले संपादकों में से एक थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि किनके द्वारा ये शुरू की गई थी। तो हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा जो कि 1918 में शुरू की गई थी। मुरली मनोहर प्रसाद जी जो थे इसके सबसे प्रसिद्ध और लंबे समय तक सेवा देने वाले संपादक थे, एडिटर थे। ठीक बात है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। सर्चलाइट, मुरली मनोहर प्रसाद। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें है फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारेख, और यहाँ पे पारिख, और जो डी है उसमें है दादा भाई नौरोजी, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अगर आप बिहार समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो जुड़ा हुआ है फूलन प्रसाद वर्मा जी से। ठीक है, जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो है कि स्थापना हुआ। मुख्य रूप से इसमें जो लोग थे उसमें आपको ध्यान रखना है कि गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा ने मिलकर की थी। जिसका उद्देश्य जो था क्या था, समाजवादी विचारों का प्रचार करना और किसान मजदूरों के हितों की रक्षा करना। ठीक बात है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन से संबंधित फूलन प्रसाद वर्मा। 13 नंबर क्वेश्चन में ये है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। इसमें ऑप्शन में अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसके लिए जो आपको करेक्ट आंसर याद रखनी है, ठीक है, कि
बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो जिसने नेतृत्व किया, उससे जुड़ा हुआ नाम जो है कि श्री कृष्ण सिन्हा है, ऑप्शन डी। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, तो ये बात आप भारतीय जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। इन चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में भारी बहुमत हासिल की। कांग्रेस ने भारत के बहुत सारे प्रांतों में उसने अपनी जीत हासिल की थी। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने प्रांतों में आप, ठीक है। देखिए, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था, नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार जो है कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ। वो बिहार के पहले प्रीमियर, है ना, प्रीमियर का मतलब उस समय उसे मुख्यमंत्री कहा जाता था। अनुग्रह नारायण सिन्हा इस मंत्रिमंडल के उप प्रीमियर बने थे और वित्त मंत्री थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया, तो जाहिर सी बात है जो प्रीमियर होगा, प्रीमियर अर्थात जो मुख्यमंत्री होगा वही लीड करेगा। तो इसमें जो है कि श्री कृष्ण सिन्हा आपको ध्यान रखना है 13 नंबर प्रश्न के लिए। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह जिन्ना और एम.एन. जिन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसके लिए ये प्रश्न आपने कई जगह कई सारे एग्जाम के अंदर देखा होगा कि फरेजी आंदोलन से संबंधित। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हाजी शरीयतुल्लाह है। तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है कि 1818 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में, जो कि वर्तमान में हम उसे बांग्लादेश कहते हैं, हाजी शरीयतुल्लाह जी जो थे उनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। मूल रूप से एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुसलमानों को फर्ज, मतलब इस्लाम द्वारा अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। बाद में आपको इनकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि बाद में इसके साथ क्या सारी चीज़ें हुई। तो ध्यान रखना है कि फरेजी आंदोलन में आपको हाजी शरीयतुल्लाह संबंधित है, ठीक बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। काफ़ी फेमस ये किताब है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, प्रश्न पढ़ते ही आपको फटाक से इसका आंसर पता चल जाना चाहिए। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो गया। ये पुस्तक जो है ना 1901 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ फैक्ट आपको और भी पता होना चाहिए, जिसमें है कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक बात है। इसी पुस्तक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, धन निष्कासन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था उन्होंने, ठीक बात है। और उन्होंने यह साबित किया था कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां लगाकर भारत का धन ब्रिटेन की ओर खींच रही है, अर्थात ले जा रहे हैं और भारत और गरीब बनते हुए चला जा रहा है, ठीक बात है ना। तो काफ़ी फेमस किताब है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, ठीक है। अर्थात व्हेन वर द राइट्स ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट 1868, 1881, 1885, 1893। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है वो आपको ध्यान रखना है 1885, ऑप्शन सी जो है इसके लिए आपका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। व्हेन डिड बिहार बिकम अ इंडिपेंडेंट प्रोविंस इन इंडिया। देखिए, इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये जो साल है ये 1912 का साल है, ऑप्शन डी इसके लिए जो है कि आपका करेक्ट होगा। अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ था, जहाँ पर जो है कि ब्रिटिश जो सम्राट है वहाँ के राजा जो जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। जो कि आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन रहा है, जो कि 1905 में हुआ था, ठीक है। तो उसको उन्होंने रद्द किया था और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को जो है कि बिहार उड़ीसा सहित आधिकारिक रूप से एक अलग प्रांत बन गया था, ठीक बात है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, तो 1912 आपको ध्यान रखना है कि बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना 1912, ऑप्शन डी इसके लिए आपको करेक्ट हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। काफ़ी ये फेमस प्रश्न है, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। देखिए, राजकुमार शुक्ल। एनसीईआरटी के अंदर भी ये फैक्ट आपको सीधा सीधा पढ़ने को मिल जाता है अगर आपने थोड़ी बहुत भी एनसीईआरटी पढ़ाई करते हैं तो राजकुमार शुक्ल जो है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। 1916 में आपको ध्यान रखना है कि 1916 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, तो उस समय जो है कि चंपारण का एक स्थानीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी से मुलाकात की थी और उन्होंने गांधी जी को चंपारण के नील किसानों की जो दुर्दशा थी और जो क्रूर 3 कठिया प्रणाली थी, जिसमें जो है कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर जो है कि अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। 20 कट्ठा पे 3 कट्ठे पे जो है कि आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो क्रूर नीति थी और जो किसानों की दुर्दशा थी, है ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गांधी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे और गांधी जी को जो है कि चंपारण में उन्होंने आमंत्रित किए थे। राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी इसके लिए जो है कि आपका करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि
1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? काफ़ी फेमस प्रश्न है। इसके लिए करेक्ट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था, तो आपसे ये भी प्रश्न ध्यान रखना है, जिसकी अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है कि घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये सब बातें आपको जो है कि ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो इसका जो है कि गठन जो है कि आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी 1931 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1929 में हुई थी बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन। ठीक है, और अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बन गया? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, या भारत सरकार अधिनियम 1919 से, या भारत काउंसिल अधिनियम 1909, ठीक है, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें, जिसके माध्यम से जो है कि बिहार क्या हुआ था, एक अलग राज्य बना हुआ था। देखिए, अब क्या है ना कि 1912 और 1936 के बीच जो है ना कि भ्रम होता है कि 1912 में बिहार और उड़ीसा को एक बंगाल से अलग करके एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था। लेकिन अगर भारत सरकार 1935 का अधिनियम देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखें, तो उसके प्रावधान जो थे उसके तहत जो है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम को लागू होने के बाद ही बिहार जो है तकनीकी रूप से एक पूर्णतः जो है कि अलग और एक स्वतंत्र राज्य बन पाया था। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार जो है कि एक अलग राज्य बन गया था। ये 1912 और 36 से कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की है। देखिए, इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनता है ना, वो आपको ध्यान रखना है पंचम, ऑप्शन सी जो है कि जो बोधि वृक्ष अपने वंश की जो है कि पंचम जो वंश है उस अगर आप पंचम जो उसका पीढ़ी है उस जो है कि वंश की है। अगर आप देखें तो बोध गया में जो है कि महाबोधि मंदिर के परिसर में स्थित जो बोधि वृक्ष है ना, वो मूल वृक्ष नहीं है, जो पहले वृक्ष था वो अभी नहीं है, उसका जो है कि 5वां जनरेशन है ये उस फैमिली का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 24 नंबर जो प्रश्न है उसमें आपको एक बात है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके सामने ऑप्शन में मौर्य है, नंद है, गुप्त है और लिच्छवी है। देखिए, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर हम प्राचीन काल में बज्जी संघ की बात करें तो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें जो है कि लिच्छवी सबसे प्रमुख और शक्तिशाली थे। तो लिच्छवियों ने ही जो है कि वैशाली में विश्व के पहले ज्ञात गणतंत्र की स्थापना की थी। इस गणतंत्र में निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से राजाओं, जिन्हें कि गणराजा कहा जाता था, कि एक सभा द्वारा किए जाते थे, जो राजशाही मोनार्की से बिल्कुल अलग था। तो आपको पहले गणतंत्र की बात कही जा रही है, अर्थात फर्स्ट रिपब्लिक की बात की जा रही है वर्ल्ड में, तो आपको ध्यान रखना है वैशाली के अंदर लिच्छवी ने बसाया था ये। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है कि आपका उदयन बन जाता है, ऑप्शन ए पर उदयन। देखिए, हर एक वंश के शासक अजातशत्रु के जो पुत्र थे वो थे उदयन। ठीक है ना, इन्हें उदयन भी कहा जाता है। ये ने जो है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किले का निर्माण कर पाटलिपुत्र जो है कि एक शहर का स्थापना किया था। उसने जो है कि सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से मगध की राजधानी को राजगिरी से हटाकर इस नए शहर में जो है कि स्थानांतरित किए थे। तो ध्यान रखना है, उदयन जो है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि अजातशत्रु के क्या थे, पुत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन शर्मन? ठीक बात है। इसके सामने आपके ऑप्शन जो है उसमें है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो उन्होंने सारनाथ में दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद से जो है कि महात्मा बुद्ध वाराणसी के पास जो सारनाथ है वहां पर वो चले गए थे, और वहां पर उन्होंने जो है कि अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन अर्थात पहला उन्होंने सरमन अपना दिया था। ठीक बात है, उपदेश जिसे हम कहते हैं। तो प्रथम उपदेश जो है कि वो सारनाथ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? पाटलिपुत्र है, वैशाली है, गिरिब्रज जिसे राजगृह भी कहते हैं, या चंपा है? इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है वो बन जाता है गिरिब्रज जिसे राजगृह कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्राचीन मगध महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे प्रारंभिक राजधानी है वो गिरिब्रज या राजगिरी है। ठीक है, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। यह जो नगर है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
इससे जो है कि फ़ायदा ये होता था कि जो आक्रमण है उससे इसको सुरक्षित बचाया जा सकता था या सुरक्षित बनाया जा सकता था। ठीक है, बाद में जो है कि आपको ध्यान रखना है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गई, वैशाली भी गई, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये दिख रहा होगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि चीन जो है कि चीन से आने वाले 3 यात्रियों के नाम काफ़ी फेमस है। उसमें जो है कि इत्सिंग, वेन्सवांग और फाहियान का नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हर्षवर्धन का हा और वेन्सवांग का हा, इससे आपको ध्यान रहेगा। तो वेन्सवांग, जो ऑप्शन बी में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन अंग्रेजी वाली ट्रांसलेशन सही है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपके लिए करेक्ट होगा कि हर्षवर्धन के समय में वेन्सवांग जो चीनी यात्री था वो भारत आया था। ये 7वीं शताब्दी में ये सम्राट थे हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए वो भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था वेन्सवांग यहाँ पर, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे अध्ययन भी किया था। और उसका एक पुस्तक है जो कि काफ़ी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में कि उसका पुस्तक कौन सा था, तो CU की। ठीक है, जो कि तत्कालीन भारत का जो उस समय का जो मतलब भारत का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन था उसका वो विस्तृत उसमें वर्णन देखने को मिलता है। अगर फाहियान के बारे में पूछ ले तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके समय वो आया था। तो वो जो कि है कि आपको ध्यान रखना है कि जो फाहियान है वो इससे पहले आया हुआ था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में वेन्सवांग आपको ध्यान रखना है। 29 नंबर प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इसके लिए जो है कि आपको ध्यान रखना है, इसमें सारे ऑप्शन में मलिक जानी को, ऑप्शन डी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। मलिक जानी था वो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम उसे सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। देखिए, अगर दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने जो है कि 1225 में बिहार पर सफल अभियान किया था। उसने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करने के बाद बंगाल के शासक जो हुसामुद्दीन एवज थे को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। एवज से अधीनता जो कि स्वीकार करने के बाद इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का जो है कि अपना पहला सूबेदार अर्थात गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 30 प्रश्न की अगर हम बात करें, तीसरे प्रश्न की, 30वें प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, मतलब अधिकरण कहने का मतलब ये मतलब है कि कितने पार्ट्स में जो है कि विभाजित है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, 15 पार्ट में विभाजित है। अगर हम देखें तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो देखिए, कौटिल्य को 2 अलग और नामों से जाना जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उनके द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है, ठीक है, जिसमें जो है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक, राज्य प्रबंधन, कूटनीति और सैन्य रणनीति का एक महान ग्रंथ माना जाता है। ठीक बात है। इस अगर इस संपूर्ण ग्रंथ को अगर आप देखें तो इसमें जो है कि 15 आपको भाग देखने को मिलेंगे, जिसमें 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं और लगभग कम से कम 6000 के आसपास इसमें जो है कि श्लोक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके कितने भाग हैं? 15 भाग है। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर कि 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, अर्थात व्हाट इज द 9 नालंदा महाविहार फेमस फॉर। तो वेन्सवांग स्मारक के लिए, या महावीर जन्म स्थल के लिए, या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या संग्रहालय म्यूजियम के लिए। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान अर्थात पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जो है कि ये फेमस है 9 नालंदा महाविहार। अगर हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो है कि बिहार सरकार ने 1951 में भिक्षु जगदीश कश्यप की पहल पर 9 नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। वर्तमान में यह एक जो है कि डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड जिसे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उसके रूप में है, और मुख्य रूप से पाली भाषा और जो बौद्ध अध्ययन है, बुद्धिस्ट जो स्टडीज है कि उच्च स्तरीय अनुसंधान रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में जो है कि विख्यात है। तो आपको ध्यान रखना है 9 नालंदा महाविहार ये पाली अनुसंधान संस्थान है, और इसमें लिए जो है कि भिक्षु जगदीश कश्यप का नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न में विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। वेयर इन बिहार इज द विश्व शांति स्तूपा सेड टू बी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड। तो वैशाली में है, नालंदा में है, राजगीर में है, या पटना में है। इसके लिए आपको करेक्ट प्रश्न जो आंसर है वो याद रखना है, ये जो है कि आपको राजगीर में मिलेगा। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व शांति स्तूप जो कि बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, जिसे जापानी बौद्ध भिक्षु फूजी गुरु की प्रेरणा से बनाया गया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रज्जू मार्ग, रोपवे भी बना हुआ है। तो ये भी कुछ बातें आपको जो है कि इसके सारे आपको फैक्ट याद करने चाहिए कि इसके लिए जो यूज हुआ है संगमरमर वो सफ़ेद है और रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और जो जिला है वो कौन सा जिला है, नालंदा जिला के अंदर राजगीर में। ठीक बात है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 देख लीजिए।
क्या कह रहा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना? नानक, तेज बहादुर, हरगोबिंद, गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, अब एक बेसिक प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आप लोग कर पाएंगे बहुत आसानी से। गुरु गोबिंद सिंह जो है कि ऑप्शन डी इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कि सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह। इनका जन्म जो है कि 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। ठीक है, उनके पवित्र जन्म स्थान पर आज एक जो तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और इनके पिताजी जो थे वो गुरु तेज बहादुर जी थे, जो कि 9वें सिख गुरु थे। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट द गया इन 1922? आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हकीम अजमल खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने बन जाता है वो बनता है चित्तरंजन दास, जिन्हें हम लोग सीआर दास भी कहते हैं। तो चित्तरंजन दास जो कि 1922 में गया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसके ये अध्यक्ष थे। देखिए, ये जो अधिवेशन था ये 37वां अधिवेशन था जो कि बिहार के गया में आयोजित हुआ था। ठीक है, देखिए, इसका जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो देशबंधु कहा जाता था जिन्हें, या सीआर दास, चित्तरंजन दास ने की थी। और इसी अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच गहरा मतभेद भी हुआ था। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जनवरी 1923 में जो है कि स्वराज पार्टी का वो लोग गठन किए। तो ये भी फैक्ट कुछ है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर संबंधित है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? भाई, व्हाट नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन? आपके सामने लोकमान्य है, लोकनायक है, लोक हितवादी है और लोक नेता है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगर हम जयप्रकाश नारायण की बात करें, जिन्हें हम जेबी भी कहते हैं, वो पूरे देश में प्यार और सम्मान से लोकनायक यानी जनता के नेता के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। और जो 1974 से 75 में भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन आंदोलन किया, उसे भी जो है कि हमेशा याद रखा जाता है। ठीक है, अगर जहां तक बात करें लोकमान्य की, तो लोकमान्य की उपाधि जो है कि बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। ठीक है, और लोक हितवादी की उपाधि जो है कि गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया लोक हितवादी किसे कहा जाता है, लोकमान्य किसे कहा जाता है, और लोकनायक जो है कि जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? आपके सामने 4 ऑप्शन में है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त। ठीक है, देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है वो बन जाता है कुमारगुप्त। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। देखिए, अगर हम प्राचीन नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि उसकी बात करें तो ये 5वीं शताब्दी में हुआ था। गुप्त वंश के जो महान शासक थे कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है, जिन्हें जो है कि सक्रादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी, उनके शासनकाल में ये हुई थी और उन्हीं को कुमारगुप्त प्रथम को जो है कि इसका श्रेय दिया जाता है। यह प्राचीन काल में उच्च शिक्षा और बौद्ध अध्ययन का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आप बात करें धर्मपाल के बारे में, तो धर्मपाल जो है कि पाल वंश के शासक थे। वो भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी प्रश्न आएगा और भी, तो उसमें आपको ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? यानी हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसमें नामदार खान है, बाबू कुंवर सिंह है, बिरसा मुंडा है, शंकर शाह है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, काफी फेमस प्रश्न है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार का। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है, बाबू कुंवर सिंह। जो 1857 की जो प्रथम, जो जिसे कि हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, उसमें बिहार का जो नेतृत्व जगदीशपुर अर्थात आरा के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की उम्र में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अदम्य साहस का जो है कि परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। ठीक है, तो इसलिए काफी ये बिहार के महानायक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह आपको ध्यान रखना है। 38 नंबर प्रश्न है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा वॉज कैप्चर्ड व्हाइल अस्लीप ऑन, तो 1 फरवरी 1900 को, या 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी या 4 फरवरी 1900 को। ठीक है, देखिए, बिरसा को जो है कि सोते हुए पकड़ा गया था वो 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। ठीक है ना। अगर हम इसके कुछ और भी फैक्ट की बात करें तो जो उल गुलान या महान, जिसे मुंडा विद्रोह कहते हैं, जो कि 1899 से लेकर 1900 के जननायक भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में जामको पाई जंगल में, जो है कि वर्तमान जो झारखंड में पड़ता है, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
ठीक बात है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिरसा मुंडा को जो है कि 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था। 39 नंबर जो प्रश्न है उसमें ये पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। इन विच प्लेस बिहार डिड गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह। आपके सामने है चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। कोई डाउट नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप सुनते हैं, जो कि 1917 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। ये गांधी जी का पहला जो है कि एक आंदोलन माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में माना जाता है, जहां पर जो है कि 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई थी, किसानों का साथ दिया था। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि इंडिका का लेखक कौन था। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें आपके सामने विष्णुगुप्त है, मेगास्थनीज है, और यहाँ पे डायमेचस है और प्लिनी है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है मेगास्थनीज। अगर हम इंडिका की बात करें, जो कि प्राचीन भारत, विशेषकर मौर्य साम्राज्य और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी देने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसका जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, जो यूनान शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध की है कि दरबार में ये पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, और विष्णुगुप्त के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उनका जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र, जिसके बारे में अभी हमने प्रश्न देखा था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेस स्पेशली मेंशन इन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बात है, या अशोक के शिलालेख में, या पुराणों में है, या मेगास्थनीज की पुस्तक में है ये बात। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो जो मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में विभाजन है ना, वो बेसिकली जो है कि जुड़ा हुआ है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी जो होगा आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे हमने पिछले ही प्रश्न में हमने आपसे बात किया था मेगास्थनीज के बारे में, जो कि यूनान का एक राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लिए। तत्कालीन जो है कि भारतीय जो समाज था उस समय का, जो मौर्यन साम्राज्य था, उसको 7 वर्गों में उसने विभाजित करके दिखाया है। ये 7 वर्ग में एक दार्शनिक का वर्ग था, दूसरा कृषक का वर्ग था, तीसरा जो है कि पशुपालक का वर्ग था, और चौथा है कारीगर का, और 5वां सैनिक से संबंधित, छठा निरीक्षक जिसे कि मजिस्ट्रेट आप कहते हैं, और 7वां जो है कि मंत्री अर्थात काउंसलर से संबंधित जो था कि वो वर्ग था। तो आपको ये बातें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसमें एक बात ये कही जाती है कि जो मेगास्थनीज की जो बुक थी उसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें भारतीय समाज में जो दास प्रथा थी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो वो बातें भी आपको ध्यान रखना है, कहीं आपसे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछ ले तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। आपके सामने है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है वो है राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने जो है कि अपना असहयोग आंदोलन के समय जो है कि अपनी ये जो है कि वकालत छोड़ दिए थे। तो महात्मा गांधी द्वारा जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उस दौरान जो है कि ये पटना हाईकोर्ट में एक बहुत ही सफल और प्रतिष्ठित वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और गांधी जी के सपोर्ट में या असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में जो है कि इन्होंने उसका बहिष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। काफी फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, बाकी सब ऑप्शन पढ़ने की कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा जाता रहा है प्रश्न, और हमने भी देखा कि कई बार ये प्रश्न आ चुका, आगे भी कई बार ये स्टेटमेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए कि मेगास्थनीज दूत था, अभी हमने बात किया सेलुकस का दूत था, तो कोई डाउट नहीं रखना इसमें। ठीक है, ओके, और सेलुकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था, और सेलुकस का दूत जो बना था वो बना था मेगास्थनीज, कोई डाउट नहीं रखना इसमें। 45 नंबर प्रश्न में है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। देखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं रखनी चाहिए आपको। आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशन, अगर डायरेक्ट ऐसा कहा जाए कि इकोनॉमिक रिलेशन से संबंधित है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, तो ये बात गलत हो जाती है। लेकिन जहां पर ये बात लिखा है कि शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, तो ये काफी हमारा जो है कि एक सही विषय बनता है, जिसपे जो है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक आधारित थी। तो ऑप्शन बी इसके लिए आपका करेक्ट होना चाहिए, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। 46 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो जैन से संबंधित है, हिंदू से, पारसी से, बौद्ध से, कोई डाउट नहीं है। जो त्रिपिटक जो धार्मिक पुस्तक है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस त्रिपिटक किताब में आपको ध्यान रखना है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्य पिटक। ठीक है, और इससे भी डिटेल में अगर कुछ इनके बारे में बात की जाए तो पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या बात है उसके अंदर। तो ध्यान रखना है कि जो भिक्षुण और भिक्षुणियां जो हुआ करते थे उनके आचरण के नियम है, इसमें डिसिप्लिन के बारे में बात की गई है।
सूत पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेश और धर्म के सिद्धांत हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांतों की जो है कि व्याख्या की गई है। तो ध्यान रखना आपको, ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और उनके ये त्रिपिटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। 47 नंबर क्वेश्चन में है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ अशोक धम्मा? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अशोक का जो धर्म का मूल संदेश है, शायद आप इसे सोचें कि धार्मिक टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें, धार्मिक सहनशीलता की बात करें तो शायद सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। धर्म का जो मूल संदेश है वो काफी व्यापक था, काफी बड़ा था। तो सिर्फ आप कहें कि धार्मिक सहनशीलता से संबंधित है तो वो आपका बात गलत हो जाएगा। बड़ों के प्रति सम्मान की भी बात थी, शांति और अहिंसा की भी बात थी, ठीक बात है। तो इसलिए जो इसका हम करेक्ट आंसर बनाते हैं वो करते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि अगर धर्म की हम बात करें, जिसका मतलब कोई धर्म या पूजा पद्धति नहीं था, बल्कि एक नैतिक संहिता, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है। और अशोक के जो धर्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया, बड़ों का सम्मान, जिसमें माता पिता गुरुजनों की आज्ञा मानना, धार्मिक सहनशीलता, सभी धर्मों और संप्रदाय का आदर करना, ये सब शामिल थे, ठीक बात है ना। इसलिए जो है कि धर्म का जो मूल संदेश काफी व्यापक था, हम सिर्फ धार्मिक सहनशीलता के साथ नहीं जा सकते, इसलिए ई हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? देखिए, अभी जस्ट ही प्रश्न पीछे आया था, इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करें थे। वहां पे अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा था, देशबंधु चित्तरंजन दास थे, ठीक है। तो गया ये स्थान थी, ऑप्शन सी इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न में है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कुंडन ग्राम में, ऑप्शन ए इसके लिए जो है कि आपका करेक्ट है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जो है कि 540 ईस्वी पूर्व में, और कहीं कहीं आप ये देख सकते हैं कि 599 भी कहीं कहीं लिखा आपको देखने को मिलता है, पर कोई बात नहीं, ये ज्यादा जरूरी है कि 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म में, और वैशाली के निकट जो कुंडम ग्राम है या कुंडलपुर है, वहां पर इनका जो है कि जन्म हुआ था। तो ये बातें जो है कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ बातें और है कि उनके पिता जो है सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, और उनकी जो माता थी तृष्णा, वो लिच्छवी शासक चेतक की जो है कि बहन थी। तो ये भी आपसे फैक्ट पूछ लिया जाता है, नीचे वाला भी, 24वें और अंतिम वाला भी, और कुंडल ग्राम तो आपको पता ही चल गया जो कि वैशाली के निकट था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर 50 नंबर प्रश्न की हम बात करें, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ठीक है, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में और कपिलवस्तु में। देखिए, अगर महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये बौद्ध धर्म में इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाना, इसको ये लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में, लगभग जो है कि आपको 483 ईसा पूर्व आप कह सकते हैं, जो मल गणराज था उसकी राजधानी जो कुशीनगर थी, जिसको जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां पे इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में, जो कि आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस समय मल के अंदर आता था, मल गणराज के अंदर आता था, ठीक है। लुम्बिनी जो है कि उनके जन्म से जुड़ा हुआ है, और बोध गया में जो है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि पीछे भी आपने अभी देखा था। 51 नंबर प्रश्न के अंदर, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के उत्पादन में अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देखा भी था कि अभी कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। उसका मेन मोटिव क्या था? पटना के अंदर उसने जो फैक्ट्री बनाया उसका क्या मोटिव था, जो कि 1632 की घटना थी। वहां पर भी हमने देखा था कि बिहार में जो है कि अफीम का उत्पादन होता रहा, ठीक है। और तो इसलिए जो है कि आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो कौन सा क्षेत्र है जो अफीम उत्पादन में काफी प्रसिद्ध था, तो बिहार था वो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको, ठीक है। प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें तो पटना, मुंगेर और सारण जो जिले थे, ये काफी फेमस थे इसके लिए, अफीम के उत्पादन के लिए। 52 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। The peasants classes of Bihar during the British Raj can be placed in a which of the following categories? आपके सामने है पंचमुखी, 5 फोल्ड वर्गीकरण, अगला है चतुर्मुखी, 4 फोल्ड वर्गीकरण, त्रिमुखी, 3 फोल्ड वर्गीकरण, या कोई वर्गीकरण नहीं है। तो बिहार राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को कौन सी श्रेणी में आप रख सकते हैं? तो याद रखना है आपको पंचमुखी वर्गीकरण, 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन। देखिए, इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बिहार की जो
कृषि व्यवस्था और समाज काफ़ी जटिल हुआ करता था। तो ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार अगर हम देखें तो उस समय बिहार के कृषक समाज को मुख्य रूप से पंचमुखी 5 फोल्ड की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण में आमतौर पे जमींदार थे, अमीर किसान थे, मध्यम किसान थे, छोटे किसान थे और भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। तो इस तरह से बिहार के जो कृषक वर्ग थे उसको हमने 5 अलग-अलग वर्गों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर हम लोग पहुंच गए। 53 नंबर क्वेश्चन ये है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? विच पार्टी वॉज जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड? आपके सामने है कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी, साम्यवादी। तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो संबंधित थे आपके सामने समाजवादी पार्टी से संबंधित, अर्थात सोशलिस्ट थे। ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कुछ अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जो जेपी थे एक कट्टर समाजवादी विचारक और नेता थे। उन्होंने 1934 में जो है कि आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और अन्य नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। आज़ादी के बाद वे समाजवादी आंदोलन से गहरे तरह से जुड़े रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो सोशलिस्ट थे। 54 नंबर प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। अगर हम बात करें कि बौद्ध मठ होता है या देवदूतों की भूमि या आर्य प्रदेश या हरियाली का प्रदेश, तो बिहार का शब्द का जो मूल रूप है ना वो बेसिकली बौद्ध मठ से जुड़ा हुआ है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होता है। अगर हम थोड़ी इसकी व्याख्या करें तो बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली शब्द विहारा से हुआ है, या विहार लिखा जाता है, अंग्रेजी में विहारा पढ़ते से। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के स्थान यानी बौद्ध मठ हुआ करते थे, जिन्हें बिहार कहा जाता था। इन्हीं बिहारों की अधिकता के कारण इस पूरे क्षेत्र का जो है कि नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। तो बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या हो जाता है, बौद्ध मठ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? अभी देखिए जन्म पूछा था कुंडन ग्राम से संबंधित, अभी यहाँ पर जो है कि मृत्यु पूछी जा रही है। तो ये भी आपको काफी कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। आपको ध्यान रखना है इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, पावापुरी। तो हमने जैसा भी थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि जैन धर्म के 24वें अर्थात लास्ट तीर्थंकर थे, जिनकी मृत्यु जो है कि 72 वर्ष की आयु में हुई थी। लगभग ये मानी जाती है कि 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व। ठीक है, डेट तो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 72 वर्ष की आयु और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो पावापुरी में जो कि नालंदा जिले में पड़ता है, ठीक है, वहां पे इन्होंने अपना जो है कि निर्वाण अर्थात शरीर का त्याग किए थे। ठीक है, इस पर ये जो पवित्र स्थान है आज यहाँ पर प्रसिद्ध जल मंदिर है। तो ये भी आपसे पूछ ले कि जल मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, तो नालंदा जिले में है। ठीक है, किससे संबंधित है तो वो बात आपको पता चल गई। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो अभी हमने देखा था कि जो बोध थी गौतम बुद्ध की मृत्यु है वो बेसिकली कुशीनगर में हुई है। ठीक है, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जबकि बोध गया तो बिहार में है। ठीक है, और बिहार में जो है कि गौतम बुद्ध को जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि बोधगया में महाबोधि जो मंदिर बना है वो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज ये जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी जो है कि इसे चिन्हित किया गया है। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे कब्जा किया? तो विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया आफ्टर द सुंग डायनेस्टी? ये क्रोनोलॉजी के भी प्रश्न आपसे काफी आजकल पूछे जाते हैं, ये सब नए फॉर्मेट के प्रश्न है। तो सातवाहन ने किया, कुषाण ने किया, कन्नौज ने किया, या गुप्त ने किया? देखिए आप यहाँ से कुषाण को तो ये सातवाहन को तो आप ऐसे ही कैंसिल कर लेंगे, ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा है, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, कुषाण की अगर हम बात करें तो कुषाण ज्यादातर नॉर्दर्न जो वेस्टर्न रीजन है, मतलब उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, वहां पे इनका ज्यादा प्रभाव रहा है। ठीक है, आप कंफ्यूज गुप्त और कन्नौज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई किया है और थोड़ा भी क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि कौन वंश किस वंश के बाद आया है, तो आप काफी आसानी से इसको जो है कि टैकल कर लेंगे। तो देखें जैसे कि हमने अगर देखें तो शुरुआती समय से देखें तो हर्यंक वंश था मगध के अंदर, फिर शिशुनाग आया, फिर नंद आए, फिर उसके बाद से मौर्य आए, फिर उसके बाद से शुंग आए, और शुंग के बाद से कन्नौज आए थे, और कन्नौज के बाद से ही गुप्त आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शुंग वंश के बाद जो है कि भारत पे राज किया वो थे कन्नौज। ठीक है, कन्नौज भी उन्हें कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आपके सामने हैदर अली है, डुप्लेक्सी है, जिसे डुप्ले भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान है, और नंदराज है। तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो संबंधित है टीपू सुल्तान से। ऑप्शन सी इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें जो कि 18 मार्च 1972 को हुई थी, तो इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही तृतीय जो आंग मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो गया था। आपको पता है कि
जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 4 बार हुए हैं, ठीक है, और चारों बार जो है कि चारों अलग-अलग प्रकार की संधि आपसे पूछी जाती हैं। तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है कि समाप्त हुआ, 1792 की ये बात है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, जो कि इसका आपको याद रखना है कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे थे, और जो उस समय मैसूर के शासक थे वो टीपू सुल्तान थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रखनी है आपको। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई? तो टीपू सुल्तान के साथ हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था, आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी देख लीजिए, बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो स्वामी सहजानंद नाम पढ़ते ही आपको फटाफट दिमाग के अंदर आ गया होगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ ये जुड़े हुए थे। तो स्वामी सहजानंद भारत के एक प्रमुख सन्यासी, राष्ट्रवादी और बड़े किसान नेता थे। उन्होंने किसानों और जमींदारों के शोषण से बचने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। 1936 में जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ तब उन्हें जो है कि इसका पहला अध्यक्ष भी चुना गया था। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने और राजकुमार अजीम ने। तो पटना जो है कि प्रांतीय राजधानी बना शेर शाह के समय, ठीक बात है ना। तो जो सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे शेर शाह सूरी ने, जो कि 1541 में प्राचीन पाटलिपुत्र के महत्व को समझा और इसका नाम जो है पटना रखकर उसे पुनर्जीवित किया, ठीक है। उसने बिहार शरीफ के प्रांतीय राजधानी को हटाकर पटना स्थानांतरित किया और गंगा नदी के किनारे एक मजबूत किले का निर्माण भी कराया। तो शेर शाह ने यह काम किया था, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, ओके। 61 नंबर प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पास हुआ, कब पारित हुआ? तो इसके लिए करेक्ट जो आंसर है वो आपको ध्यान रखना है 1908, ऑप्शन ए। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, अगर हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो जो उनका ऐतिहासिक जो विद्रोह था उलगुलान, ठीक है, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, ब्रिटिश सरकार को आदिवासी की जो भूमि थी संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इसके परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट लागू किया गया। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि आदिवासियों, जो कि जनजातीय लोग थे, कि जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में बिकने या उसे हस्तांतरित होने से क्या था, रोकने का काम था, ठीक है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून काफी इंपॉर्टेंट है, 1908 में हुआ था। बिरसा मुंडा का इसमें काफी बड़ा रोल आपको देखने को मिलता है। तो बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके लिए करेक्ट आंसर आपका बन जाता है 1893, ऑप्शन सी इसके लिए है कि आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदौली, बड़ोदरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काफी इजी प्रश्न है आपके लिए, आप इसे बता देंगे फटाफट। चंपारण, जो कि 1917 की बात है, उन्होंने सबसे पहले यहीं से किसान आंदोलन में भाग लिया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। तिनकठिया प्रणाली, कई बार इस प्रश्न को हम लोग चर्चा कर लिया, और इसमें राजकुमार शुक्ल का हमने नाम भी पढ़ा, जो कि गांधी जी को निमंत्रण दिए थे। 64 नंबर प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने शुरू में भी इसके बारे में चर्चा किया है, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। अगर हम नील दर्पण की बात करें तो एक प्रसिद्ध जो है कि बंगाली नाटक है, जिसे 1860 में दीनबंधु मित्र ने लिखा था। इस नाटक में बंगाल के नील किसानों पर ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा किए जा रहे भयंकर अत्याचारों और अमानवीय शोषण का जीवंत चित्रण किया गया था। इस नाटक ने नील विद्रोह, जो कि इंडिगो रिवोल्ट थी, वो भड़काने और जनमानस को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी फेमस ये घटना थी जिसने बंगाल को पार्टीशन करने का काम किया। तो इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, वायसराय थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि तत्कालीन जो उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल का विभाजन लागू किया गया था, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसके पीछे का जो बहाना बनाया था वो बनाया था प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, पर बेसिक में उनका असली मकसद क्या था कि जो उस समय हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको तोड़कर तेजी से उभर रहे जो राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके विरोध में जो है कि आपको ध्यान रखना है कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था और बंग भंग विरोधी आंदोलन भी चलाए गए। तो कोई दिक्कत नहीं है। 66 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आपके सामने है कलकत्ता, लाहौर, बंबई, पुणे। देखिए, आप कलकत्ता और बंबई से कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था। आपको पता ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन है वो 28 से लेकर 30 दिसंबर 1885 के बीच ही बंबई, जिसे आज हम लोग मुंबई कहते हैं,
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह अधिवेशन पहले पूना में होने वाला था, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण जो है कि इसे बंबई स्थानांतरित किया गया था। तो ये सब भी कुछ बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। अच्छा, इसके अगर आपसे पूछ ले कि अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें जो है कि टोटल 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। तो 1885 की ये बात है। 67 नंबर प्रश्न में है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। अभी जस्ट ही हम लोग ने प्रश्न का आंसर देखा, कुंवर सिंह। ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि झंडा गीत किसने लिखा है। हु रोट द झंडा गीत, जिसे फ्लैग सॉन्ग भी कहते हैं। तो आपके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त और श्यामलाल पार्षद। याद रखना है इसका करेक्ट आंसर श्यामलाल पार्षद है। तो जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, कि जो ये हमारा झंडा गीत है, इसको जो है कि श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। याद रखना है 1924 में उन्होंने ये लिखा था, और इस गीत को पहली बार 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। बाद में 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपको ध्यान है, हरिपुरा अधिवेशन आप काफी फेमस पढ़ते हैं, कांग्रेस का जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, में इसे आधिकारिक तौर पर झंडा गीत के रूप में स्वीकृति मिली थी। चलिए 69 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। काफी फेमस ये स्टेटमेंट है। तो महात्मा गांधी ने कहा था, बिपिन चंद्रपाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक ने। यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो यह प्रसिद्ध नारा जो है कि लोकमान्य जी ने कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल जो लीग थी आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, तिलक जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम देल के जो है कि नेता माने जाते हैं। ठीक है, 3 लोगों की जोड़ी थी, लाल बाल पाल। ये सब भी बातें आपको ध्यान रखती है, जो कि जिनका रोल काफी ज्यादा आपको स्वदेशी आंदोलन में देखने को मिलता है। ठीक बात है, ओके। तो इस नारे ने भारतीय युवाओं में स्वतंत्रता के लिए एक नई ऊर्जा और राष्ट्रवाद की जो है कि भावना पैदा की थी। अगर 70 नंबर प्रश्न की बात करें, जो कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। काफी फेमस प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें। जो है कि चौरी चौरा कांड के बाद से जो है कि गांधी जी ने जो आंदोलन है वो वापस ले लिया था। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो चौरा चौरी नामक स्थान है, वहां पे एक हिंसक घटना हुई। भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिस वाले जलकर मौत हो गई, उनकी जलकर मौत हो गई। जिससे जो है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। बारदोली प्रस्ताव के तहत जो है कि इसको उन्होंने वापस ले लिया। अगला प्रश्न हमारा जुड़ा है सर्वोदय से संबंधित। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। कोई दिक्कत नहीं है, सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। अगर सर्वोदय का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है सबका उदय, यानी सबकी प्रगति। ठीक है, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है महात्मा गांधी ने 1908 में किया था। उन्होंने जॉन रस्किन की प्रसिद्ध जो पुस्तक थी ऑन टू द लास्ट की गुजराती में अनुवाद किया था, और उस अनुवाद के शीर्षक उन्होंने जो है कि सर्वोदय रखा था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने। ठीक है, आ जाइए 72 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश जैसे ही समाप्त हुआ, आपको घनानंद का नाम याद ही होगा। ठीक है, उसके बाद से जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि नंद वंश को हरा देते हैं, और उसके बाद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है मगध के ऊपर। तो ऑप्शन ए इसके लिए जो होगी आपकी करेक्ट बन जाती है। इसमें जो है कि कौटिल्य विष्णुगुप्त का बहुत बड़ा एक कूटनीति के रूप में महत्व रहता है। ठीक है, 73 नंबर जो प्रश्न है वो है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो काफी प्रसिद्ध स्थान मौर्य काल के समय तक्षशिला हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। मौर्य काल के दौरान उस शिक्षा का ये विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ दूर दराज से जो है कि विद्यार्थी पढ़ने आते थे। चाणक्य जो थे ना, वो यहीं के प्रमुख आचार्य माने जाते रहे हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का भी जो शिक्षा है और जो उनकी जो सैन्य और राजनीतिक शिक्षा है, वो सब भी यहीं पर हुई थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है तक्षशिला जो है कि मौर्य काल में काफी प्रसिद्ध केंद्र था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने कई बार प्रश्न की चर्चा हमने कर लिया। ऑप्शन डी इंडिका। 75 नंबर प्रश्न में है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो उनका जो है कि देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। देखिए, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, काफी जगह थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे भी देखने को मिलता है। तो बिहार के उस क्रांति, अगला प्रश्न जो है कि 76 नंबर है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ और भगत सिंह।
तो इसमें प्रश्न में यह है कि क्रांतिकारी का नाम बताइए जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान, जो कि HSRA कहते हैं, उस रिपब्लिक आर्मी के अंदर भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष इसके लिए जो है कि आपको ध्यान रखना है। अगर हम सितंबर 1928 की बात करें तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम था बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, तो इस गुप्त बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है कि फणींद्रनाथ घोष ने किया था। तो बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम क्या हो जाएगा? फणींद्रनाथ घोष, जिन्होंने HSRA के अंदर भाग लिया था 1928 में। तो फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न है हमारे सामने कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। अभी ये प्रश्न थोड़ी देर पहले आया था जहां पर हमने इसकी चर्चा किया था, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसे जाता है? जयप्रकाश नारायण, बीपी सिन्हा के, जो कि उनकी वेस्टर्न एजुकेशन थी उसे, या अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, या ब्रिटेन के लेबर पार्टी को। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बिहार में समाजवादी विचारधारा के जो है कि प्रसार के लिए? तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेसी जो कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता थी ना, उसको जो है कि हम इसे श्रेय दे सकते हैं रिवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस वर्कर्स। ठीक है, इसने जो है कि बिहार में समाजवादी विचारधारा को प्रसार किया। अगर आप जयप्रकाश नारायण से जोड़ के इसे देखना चाहते हैं तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था, लेकिन अगर प्रसार की बात करें तो ये शुरुआती दौर में जो प्रसार है स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, उसमें जो है कि रिवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस वर्कर्स का काफी ज्यादा रोल आपको देखने को मिलेगा। 79 नंबर प्रश्न के अंदर है कि छठी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, अर्थात फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम कहाँ पर थी? क्या होता है रिपब्लिकन सिस्टम? जहाँ पे हेड ऑफ जो सरकार का हेड होता है वो क्या होता है? बेसिकली चुना हुआ आदमी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। आपको ध्यान रखना है वैशाली इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें एक बज्जी था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वर्तमान जो बिहार में है, यह दुनिया का पहला ज्ञात गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक माना जाता है। यहाँ पर राजशाही नहीं थी, बल्कि शासन एक निर्वाचित परिषद द्वारा चलाया जाता था, जिसे जो है कि हम रिपब्लिकन सिस्टम कहते हैं। यह जो है कि 8 कुलों का एक संघ था और इसमें सबसे फेमस लिच्छवी कुल हुआ करते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैशाली आपको ध्यान रखना है। 80 नंबर प्रश्न के अंदर है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन जो है कि विशाख दत्त के जो है कि वर्णन में आपको बुक में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, गुप्त काल के विशाख दत्त द्वारा रचित जो प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस, उसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही विशिष्ट और विस्तृत वर्णन है। यह नाटक मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे चाणक्य की कूटनीति के सहारे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था उसकी सत्ता से उसको क्या किया? हटा दिया। ठीक बात है ना? तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। 81 नंबर प्रश्न में वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, या अशोक के शिलालेख। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है कि आपको इंडिका में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो विच गुप्त रूलर अक्वायर्ड पावर बाय किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इससे जुड़े हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि उनके बड़े भाई रामगुप्त वो थे, जो कि इनकेपेबल थे। उनको जो है कि इन्होंने हत्या करके जो है कि गद्दी को प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि आपको ध्यान रखना है। और रामगुप्त की जो पत्नी थी महारानी ध्रुव देवी, उनसे संबंधित सारी चीजें और चंद्रगुप्त से जोड़ के सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और 83 नंबर प्रश्न में है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? वर्धन वंश, जिसको जो है कि आपको इसमें नाम है प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वर्धन वंश की जो है स्थापना वो जुड़ा हुआ है पुष्यभूति से। तो ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, वर्धन राजवंश की पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति ने इसकी स्थापना किया था। इसकी स्थापना जो है कि पुष्यभूति ने हरियाणा के थानेश्वर में किया था। तो थानेश्वर अगर पूछ ले तो ये हरियाणा में है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न है 84 नंबर कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? काफी फेमस नाम है ये, मनु, शिलभद्र, विजय सेन, जीवक। तो जीवक जो है कि मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक माने जाते हैं, अर्थात उनके जो है कि फिजिशियन माने जाते हैं। 85 नंबर प्रश्न में है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। तो दरिया खान नुहानी, मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम। इनसे जुड़ा हुआ है
वास्तविक संस्थापक जो है कि इब्न बख्तियार खिलजी थे, तो आपको ध्यान रखना है। तो 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी की शुरुआत में लगभग 1198 से 1203 के ईस्वी के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी था, उसने बिहार पर जो है कि आक्रमण किया था और उसी ने जो है कि बिहार शरीफ में जो ओदंतपुरी थी है ना, उस पर कब्जा करके तुर्क सत्ता की क्या किया, उसने नींव रखी थी। और साथ में आपको पता होगा कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो कि महान विश्वविद्यालय थे उसको भी इसने नष्ट किया था। तो बिहार में जो है कि तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है कि इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 86 हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का आगमन और गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड बेबल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। ठीक है, देखिए अगर क्रिप्स मिशन के आगमन की अगर आप बात करें तो ये 1942 की घटना है, ठीक बात है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि 19 ये अगर आप इसको डिटेल देखें, यहाँ पर हमने लिख रखा है। देखिए अगर क्रिप्स मिशन आगमन की बात करें तो ये मार्च 1942 की घटना है और भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 की बात है। ठीक है, जब क्रिप्स मिशन जो था वो विफल हो गया था, उसके बाद से जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था। और जो लॉर्ड बेबल का आगमन है ना, वो अक्टूबर 1943 में होता है। ठीक है, ये निम्नलिखितों के बाद से जो है कि भारत का वायसराय बने हुए थे और कैबिनेट मिशन जो है कि मार्च 1946 में आया था। तो आपको पता चल गया कि इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सबसे पहले की घटना है, तो आपको कोई डाउट नहीं, क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 87 में है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। नो डाउट जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और कोई बात नहीं, काफी इजी प्रश्न है, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। ठीक है, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग को खारिज कर दिया गया था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन से जुड़े हुए हैं। 88 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो जेबी कृपलानी है, राजकुमार शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद है, राम मनोहर लोहिया है। तो ध्यान रखना है कि 1917 में जो है कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए नहीं थे राम मनोहर लोहिया जी, उसमें जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने आमंत्रित किया था गांधी जी को। जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पर राम मनोहर लोहिया जी जो है कि इससे संबंधित नहीं है, आपके चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं थे। अगर हम 89 प्रश्न की बात करें तो 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो जगदीशपुर, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो 320, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमने देख लिया कि 20 कट्ठा पे 3 कट्ठे पर जो है कि नील की खेती करनी पड़ती थी अनिवार्य रूप से। ओके, 20 कट्ठा को जो है कि 1 बीघा कहा जाता है। आ जाइए 91 नंबर प्रश्न में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, जो कि हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, वो है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। तो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश सरकार ने चोटी से क्या किया था कि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, उसमें जो है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जो सेंट्रल जेल है जो अब झारखंड में है, वहां पे उनको रखा गया था। ठीक है, तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जब जेल के सुरक्षाकर्मी त्योहार मनाने में व्यस्त थे, तो जेबी कृपलानी ने क्या किया, अपने 5 साथियों के साथ योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाली सोनार और रामानंद मिश्र और शालिग्राम सिंह के साथ जो है कि दीवार फांदकर फरार हो गए थे। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने भूमिगत होकर जो है कि आजाद दस्ता का गठन किया था और आंदोलन की नई दिशा दी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। 92 नंबर प्रश्न में है कि बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे। आपके सामने है, सॉरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग इतने नए नहीं हो सकते। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ध्यान रखना, इन्हें श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1946 से लेकर 1961 तक, जब तक उनका निधन नहीं होगा, वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में क्या किए, काम किए। ठीक है, और उनके कार्यकाल में बिहार में कई बड़े उद्योग स्थापित हुए, जमींदारी उन्मूलन हुआ, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण भूमि सुधार कानून लाए थे। तो श्री कृष्ण सिंह। 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न एक बार आ चुका है, तो इसलिए फटाक से बता देते हैं, चित्तरंजन दास, सीआर दास जी से, जो कि गया में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि 37वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए 94 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये 1912 में हुआ था, जो कि पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक है,
तो और ध्यान रखना है भी कि इसका अध्यक्षता जो है कि आर.एन. मधुलकर ने किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा जो है कि अभी हमने बात हुई 1922 में हुआ था, गया के अंदर हुआ था, सी.आर. दास जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो कोई डाउट नहीं, प्रथम अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, तो पटना में हुआ था 1912 में। 95 नंबर प्रश्न के अंदर है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के कौन सा विभाग था। तो 1946 में जब भारत में जो है कि कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद से जब अंतरिम सरकार बनती है और संविधान सभा जब बन जाती है, उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद के पास उस अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग दिया गया था। तो इसके लिए जो है कि आपको ध्यान रखना है, खाद्य एवं कृषि जो मंत्रालय थी या फूड एंड एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री थी, वो दिया गया था। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का जो अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें बिहार का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो प्रजा हितैषी, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्र नायक। ये प्रश्न अभी आ चुका था, तो इसके लिए हमने फटाक से पढ़ लेते हैं कि 96 का जो आंसर होगा वो होगा बी, लोकनायक। चलिए 97 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें प्रति सरकार यहाँ पे सतारा है, रैयती सरकार खेड़ा है गुजरात का, और जातीय सरकार तामलुक है बंगाल का, और प्रजामंडल है तालछड़ उड़ीसा का। तो कौन सही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है रैयती सरकार गुजरात का ये जो है कि सही नहीं है। अगर हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह उखाड़ फेंक कर कई जगहों पर समानांतर जिसे पैरेलल गवर्नमेंट कहा गया वो शुरू हुआ, तो सातारा महाराष्ट्र में जो है कि प्रति सरकार, मिदनापुर बंगाल में जो है कि तामलुक में जातीय सरकार, और तालछड़ उड़ीसा में जो है कि प्रजामंडल की सरकारें बनी थी। तो ये बात तीनों जो है कि बिल्कुल सही है। इसके अलावा बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकारें बनी थी, लेकिन गुजरात के खेड़ा में रैयती सरकार का नाम का कोई समानांतर सरकार 1942 में नहीं बनी हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए जो इनकरेक्ट हो जा रहा है, जो पूछा जा रहा है आपसे, वो आपको बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न के अंदर है कि अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने जो है कि प्रतिबंधित किया, वो लेखक थे। तो अंग्रेजी नीतियों का आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जो गरीब हिंदुस्तान था उसका जो है कि लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो मोहम्मद वली हसन इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबने वंग आंदोलन जो कि 1930 के दौरान राष्ट्रवादी साहित्य और जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सी भूमिका निभाई थी। तो गरीब हिंदुस्तान जो है कि मोहम्मद वली हसन ने, जो कि पुरानी भागलपुर के द्वारा जो है कि लिखित एक उर्दू पंपलेट और या किताब थी, इसमें ब्रिटिश राज्य के आर्थिक लूट और दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी। इसके विद्रोही तौर को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1930 में है बिहार में इसे पूरी तरह से क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था। तो मोहम्मद वली हसन गरीब हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर एक वंश की स्थापना किया था, तो बिंबिसार, बृहद्रथ, अजातशत्रु, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाता है बिंबिसार, ऑप्शन ए इसके लिए आपका करेक्ट होगा। तो हर एक वंश जो है कि इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था लगभग 544 ईस्वी पूर्व में, और इसकी जो है कि राजधानी उन्होंने बनाया था राजगृह को, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, आजकल राजगीर कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ओके, 100 नंबर प्रश्न है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। ठीक है, तो बीजी तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, एम ए अंसारी। काफी फेमस प्रश्न है ये। एनी बेसेंट और जो है कि महात्मा तिलक से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है जो कि बिहार की यात्रा भी की होम रूल की गतिविधियों से संबंधित, वो एनी बेसेंट। तिलक जो जी थे वो महाराष्ट्र तक सीमित रह गए। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी इसके लिए आपका करेक्ट होगा, एनी बेसेंट, होम रूल लीग। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, गांधी जी थे और भारत सरकार था। ठीक है, तो गांधी जी और भारत सरकार उस समय का, अर्थात ब्रिटिश भारत सरकार जो थी उसकी बात कही जा रही है। तो ऑप्शन ए इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 102 कि बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन था। इसमें जो आपके सामने ऑप्शन है, राजकुमार शुक्ल, सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव और बाबा रामचंद्र। देखिए, बिहार में काफ़ी फेमस किसान नेता जो थे उसमें से आपको याद रखना है सहजानंद सरस्वती। ये आपको ऑप्शन दिखता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये किसान नेता थे, एक प्रमुख बिहार में काफ़ी फेमस रहे हैं। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह। ठीक है, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके दौरान बिहार में जो है कि सरकारी इमारतों और थानों पर जो है कि तिरंगा फहराने की होड़ लग गई थी।
इसी क्रम में पटना जिले के विक्रम पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने के जो एक साहसिक प्रयास था, उसमें जो है कि घोड़ाखड़ी गांव के वीर रघुनाथ सिंह को जो है ना पुलिस ने गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे। उसी से संबंधित ये प्रश्न था। तो घोड़ाखड़ी के रघुनाथ सिंह। 104 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? ये अभी हमने प्रश्न थोड़ी देर पहले देख लिए थे, ठीक है। फिर भी श्री कृष्ण सिंह जो है कि आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी पर। देखिए 1937 में जब प्रांतीय चुनाव के बाद से जो है कि 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसे श्री बाबू भी कहते हैं, के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी। उस समय जो है कि मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा था। इसकी भी चर्चा हमने कर लिया है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 105 में। देखिए कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो शिशुनाग वंश के बाद से कौन से वंश का शासन आया था बेसिकली मगध पे? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है वो है नंद वंश। ऑप्शन सी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन के अंदर लिया था कि अगर आप मगध साम्राज्य पे देखें वंशों राजवंशों का ये क्रम, तो उसमें जो है कि हर एक वंश आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद से शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर उसके बाद से मौर्य वंश। ठीक बात है। तो चलिए हम इसे अगले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। आपके सामने शुंग है, मौर्य है, कुषाण है, कण्व है। और आपको फिर से वो वैसा ही एक है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछी जा रही है कि कौन सा क्रोनोलॉजी सही है इसके अंदर। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि इसमें जो है कि आपको ध्यान रखना था कि सबसे पहले हर्यंक वंश मगध साम्राज्य के, उसके बाद से शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, और मौर्य के बाद से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए मौर्य वंश था, उसके बाद से जो है कि शुंग वंश था, उसके बाद से कण्व वंश था, फिर कुषाण वंश का कार्यकाल था। तो 2143 जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो 2143 ऑप्शन ए आपका इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं कि बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? बिहार बंधु, पटना हरकारा, और अखबार ए बिहार, और बिहार हेराल्ड। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है पटना हरकारा, ठीक है। अगर हम देखें पटना हरकारा, तो इसकी शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई थी, लगभग 1830 के आसपास हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है पटना हरकारा। अगला प्रश्न 108 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912, ठीक है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान जो नया प्रांत बिहार का है वो कब अस्तित्व में आया? तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की। इसकी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन, बेसिकली वो 22 मार्च 1912 को ही जारी कर दी गई थी, ठीक है। और इसी कारण जो है कि 22 मार्च को जो है कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करें तो एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1912 को ये जो है कि काम शुरू हुआ था और इस समय अस्तित्व में आया था। तो अप्रैल 1912 जो है कि याद रखना है कि नया प्रांत बिहार जो है कि अस्तित्व में आया। 109 नंबर के अंदर क्या है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो उद्योग, क्षत्रिय समाचार, चैतन्य चंद्रिका और सर्वहितैषी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, सर्वहितैषी, ठीक है, जिसका प्रकाशन जो है कि 1890 में पटना में शुरू हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिए। क्या कह रहा है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव से संबंधित आपसे प्रश्न है पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में या सीतामढ़ी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, भागलपुर के अंदर। देखिए बिहुला, जिसे जो है कि बिसहरी पूजा भी कहा जाता है, बिहार के विशेषकर भागलपुर और उसके आसपास के जो इलाके वहाँ पे काफी ये जो है कि एक प्रसिद्ध लोक पर्व माना जाता है। बेसिकली जो है ये अगस्त, जो सावन भादो का महीना होता है ना, वो उस समय इसको मनाया जाता है। इसमें सांपों की देवी की जो है कि पूजा की जाती है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिए 111 नंबर कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? देखिए बिहार केसरी, ये पढ़ते ही आपके ध्यान में तुरंत आ जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में कौन वो व्यक्ति थे। तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी जो है कि इसके लिए करेक्ट होगा। हमने इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी कर लिया है कि श्री कृष्ण सिंह जो कि आधुनिक बिहार के निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें श्री बाबू भी कहा जाता है, और प्यार और सम्मान से लोग जो है कि इन्हें बिहार केसरी कहते हैं, लायन ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है। और जो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन सहित स्वतंत्रता संग्राम के कई सारे प्रमुख आंदोलन थे, उसमें इन्होंने सक्रिय और आक्रामक भूमिका निभाई थी और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है बिहार केसरी जो है कि श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है, तो इसके लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए 112 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन से कदम उठाए? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया,
बी कह रहा है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया। सी कह रहा है क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल मार्शल जो लॉ होता है वो लगाया गया। और डी में कह रहा है कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। देखिए, जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, ये गलत होगा, ठीक है। और चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देना, ये भी ऐसे गलत है, ये भी एक बोगस स्टेटमेंट बनता है। कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं लगा था, ये एक बेसिकली सक्सेसफुल आंदोलन था जिसमें जो है कि चंपारण कृषि समिति की बाद में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, आप यहाँ देख लीजिए, कई बार ये प्रश्न आ चुका है तो काफी डिटेल में आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए, 113 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ठीक है, शेर खान को, बैरम खान को, बहादुर शाह को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके लिए करेक्ट जो आंसर है वो है शेर खान। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक कूटनीतिक प्रस्ताव जो कि शेर खान बाद में शेर शाह सूरी बना ने मुगल सम्राट हुमायूं को 1537-38 में के आसपास दिया था ये। और जब हुमायूं ने चुनार के किले पे घेरा डाला था, ठीक बात है ना, तो ये बातें आपको उसके प्रति ध्यान रखना है कि इसमें से किसने हुमायूं के प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो शेर खान का इसमें नाम आता है, ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। आपके सामने धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न कई बार हमारे सामने आ गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित धर्मपाल रहे हैं, ठीक है, जो कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इसका जो है कि शिलान्यास किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और ये वर्तमान में बिहार के जो है कि भागलपुर जिले के अंदर अचितक गांव के पास है ये। तो ये सभी बातें इसके प्रति आपको ध्यान रखना है। 115 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन, सर ह्यूग डो और सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर वो बनता है वो ऑप्शन ए है, सर जेम्स डेविड शिप्टन। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा मिला, तब सर जेम्स डेविड शिप्टन को नवगठित बिहार प्रांत का पहला राज्यपाल जो है कि नियुक्त किया गया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। आ जाइए, 116 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि महात्मा गांधी एंड बिहार, सर रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। तो जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो लेखक है ना महात्मा गांधी एंड बिहार के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन सी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो ल्यूक चर्च, स्टीफन चर्च, पादरी की हवेली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, तो इसमें ऑप्शन सी, पादरी की हवेली। तो पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च भी कहा जाता है, यह बिहार का सबसे पुराना एक गिरजाघर है, अर्थात चर्च है। यह पटना सिटी में अवस्थित है या स्थित है। इसका निर्माण जो है मूल रूप से वो 1713 ईस्वी में रोमन जो कैथोलिक पादरी द्वारा कराया गया था। बाद में 1772 में विनीसियन वास्तुकार टेरेटो ने इसे इसके वर्तमान भव्य जो स्वरूप है इसका फिर से डिजाइन किया था। और ये सब बातें इसके प्रति आपको जो है कि ध्यान रखना है। इसमें पादरी की हवेली, जिसे कि हम सेंट मैरी चर्च भी कहते हैं, पटना में है। ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इन विच सिटी वॉज द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक। तो मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। देखिए, जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 4 बार किया गया है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 बार किया गया। इसमें जो तीसरा बौद्ध काउंसिल है वो अशोक के समय काल में हुआ था। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये बेसिकली जो है कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, लगभग 250 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, और याद रखना है कि इसी संगीति में बौद्ध धर्म का जो तीसरा प्रमुख ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन किया गया था। और इसके जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे वो मोगलीपुत्र थे। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा बौद्ध संगीति से संबंधित ये सारे फैक्ट हैं। और उससे संबंधित जो अशोक है, अशोक का शासनकाल, तो ये पाटलिपुत्र से संबंधित है। 119 नंबर प्रश्न के अंदर है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो विच एस्पेक्ट इज हाईलाइटेड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए में है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, आपको ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक है वो किससे जुड़ा हुआ है, आर्थिक से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस लाइफ से या सोशल लाइफ से। 120 नंबर प्रश्न के अंदर गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। अशोक के समय, कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष के समय। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध को जो देवता का एक स्थान प्राप्त हुआ वो कनिष्क के समय हुआ था। देखिए,
कनिष्क बेसिकली कुषाण वंश का एक महान शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने कश्मीर के कुंडल वन में, जो हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बौद्ध संगीतियाँ जो कि 4 हुई हैं, उसमें से जो चौथा बौद्ध संगीति थी, ये कनिष्क ही कराया था, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, इसी समय जो है कि बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं में जो है कि विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, और महायान शाखा जो अनुयायी थे, उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध को एज ए देवता के रूप में दर्जा दिया और उनकी मूर्तियां निर्माण करना और उनकी पूजा करना शुरू हुआ। तो ये सब कनिष्क के समय हुआ, गौतम बुद्ध को देवता के रूप में स्थान मिला। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट ने, बरदाई ने, हरिसेन ने, कालिदास ने। तो कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, अगर हम कुमार संभव जो की बात करें तो ये एक संस्कृत का एक जो है कि नाटक है, जो कि कालिदास द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का जो प्रेम है और उनके विवाह और उनके जो पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय, है ना, उन्हें जिन्हें कुमार कहा गया है, उनके जन्म की जो पौराणिक कथा और अत्यंत सुंदर और काव्यात्मक वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना है कि कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। 122 नंबर प्रश्न के अंदर है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश का हुआ, सैयद वंश का, तुगलक वंश का या खिलजी वंश का? तो ध्यान रखना है, तैमूर का जब आक्रमण हुआ भारत में तो उस समय जो है कि जिस राज्य वंश का स्थापना हुई वो था सैयद वंश। देखिए, 1398 ईस्वी में जो क्रूर मंगोल आक्रांता तैमूर की बात अगर करें, उसने दिल्ली पर जो है कि आक्रमण किया था और इसने ये आक्रमण के चलते जो है कि दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश थी उसकी, ऐसे कहा जाता है कि उसकी कमर तोड़ दिया गया। ठीक है, और भारत से वो वापस लौटते समय तैमूर ने अपने साथ जो है कि जाते वक्त दिल्ली से बहुत सारे खजाने लेकर वापस गया था और जो है कि उसके बाद से दिल्ली में जो है कि खिलजी खान ने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना किया। तो तैमूर के आक्रमण के बाद से सैयद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये बात हमने कई बार चर्चा में ले ली अभी तक। ठीक है, तो 1930, 1933, 1936 या 1937? इसका सही उत्तर है 1936 में। देखिए, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, अभी जिसे हम ओडिशा कहते हैं, को बिहार से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। ठीक है, और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और इसीलिए देखेंगे कि 22 मार्च जो है कि बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक बात है। और आज की करंट स्थिति की बात करें तो 2000 में बिहार को फिर से विभाजन हुआ और एक नया राज्य बना झारखंड। ठीक है, ओके, आ जाइए अगला प्रश्न 124 है कि कवि वान निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो प्रश्न है बेसिकली महाकवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की जो रचना की, वो सम्राट हर्षवर्धन के जो है कि दरबारी कवि हुआ करते थे। उनका जो जन्म है ना, वो सोन नदी के तट पर स्थित जो प्रीतिकूट नामक ग्राम है वहां पर हुआ था, जो वर्तमान के बिहार में औरंगाबाद या रोहतास जिले के क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, तो चूंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं जुड़ा हुआ है इनसे, ठीक है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कवि बाणभट्ट से संबंधित अगर आप बात करें तो ये जो है कि औरंगाबाद रोहतास जिले से संबंधित है। 125 नंबर प्रश्न के अंदर है कि वेन्सवांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची? तो वेन्सवांग ने जब भारत की यात्रा की थी, हर्षवर्धन के समय काल का वो दौर था। ठीक है, तो उस समय जो है कि सबसे प्रसिद्ध जो नगर था सूती वस्त्रों के लिए, उसमें आपका करेक्ट आंसर बनता है मथुरा। ऑप्शन बी इसके लिए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले और भी सारे हमने बातें की है कि वेन्सवांग ने जो वृतांत अपनी लिखी है वो उसका नाम सी यू की है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का और मिट्टी का? तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है ना, वो बेसिकली लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इंडिका में, जो इंडिका पुस्तक जो कि मेगा स्नेक से जुड़ी हुई है, उसमें इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात हम लोग कर लेते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनके संबंधित 4 स्थलों का नीचे उल्लेख है और जो कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड से जो है कि आपको उससे क्या करना है, सुमेलित करने का काम करता है, अर्थात मैचिंग का काम है ये। एक तरफ ये जन्म है, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। तो जन्म जो है कि लुम्बिनी से संबंधित है, नो डाउट, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक बात है, आपको ऑप्शन सी में देखिए ध्यान से, और यहाँ पर देखिए ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटमेंट, जो कि उन्हें बोध गया में हुआ था, तो बी का 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन, फर्स्ट सर्वन उन्होंने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में, और जो निधन है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपका ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? चिश्ती, सुहरवर्दी, फिरदौसी और कुरबरवी? याद रखना, बिहार में जो काफी फेमस जो सूफी संप्रदाय था उसमें था फिरदौसी।
ठीक है, और जो अपने सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी हैं वो फिरदौसी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। आपको याद रखना है कि ये दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सुल्तान थे उनमें सबसे अधिक जो गुलाम थे वो फिरोज तुगलक के समय थे। तो फिरोज तुगलक के काल में जो है कि सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन डी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो है वो कॉपर एज से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, तो 130 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चालकोलिथिक एज को आप कॉपर एज भी कहते हैं। 131 के अंदर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म ग्रंथ तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदम्मन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो देखिए जो सेल्फ मॉडिफिकेशन है मतलब आत्मदहन की बात है वो समान नहीं है। दोनों अहिंसा की बात करते हैं, वेदों के प्रति अपनी उदासीनता दिखाते हैं, रीति रिवाजों की अस्वीकृति करते हैं, रिजेक्शन करते हैं रिचुअल्स का। लेकिन सेल्फ मॉडिफिकेशन जो आत्मदमन की बात है ना, ठीक है, ऐसे भूखे रह के अपने आप को विलीन कर लेना, ये काम जो है कि आपको जैन धर्म में देखने को मिलेगा, ना कि बौद्ध धर्म में। तो इसी पर समान नहीं है दोनों, तो सी इसके लिए आपका करेक्ट होगा। 132 में है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अभी ये प्रश्न पहले भी आया था कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था ये। ठीक है, अजातशत्रु का ये पुत्र था। हर एक वंश का ये शासन क्रम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ये देखिए फर्स्ट काउंसिल से आपका प्रश्न आ गया। हमने कहा 4 काउंसिल हुए हैं बुद्धिज्म के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने फोर्थ पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, अभी पहले से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आ गया है। तो नालंदा, गया, राजगीर या बोध गया। ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल है ना बेसिकली वो राजगीर में हुई थी। ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ, सप्तपर्णी गुफा के में। ठीक है, इस समय जो मगध के शासक थे वो थे अजातशत्रु। ठीक है, और इस समय इसकी जो अध्यक्षता की है वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, और इसी समय जो है कि बौद्ध संगति बुद्ध भिक्षुओं को सूत पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? अभी जस्ट ही हमने पढ़ा था पाटलिपुत्र में। 135 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी जस्ट ही प्रश्न आया था उदयन द्वारा। 136 के अंदर है कि अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या हिंदी है? तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो है कि आपको प्राकृत भाषा है, प्राकृत के साथ साथ आपको जो है कि पाली भाषा भी देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत में भी है और पाली में भी है। चलिए अगला प्रश्न 137 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? तो आपको ध्यान रखना है कि मौर्य राजा दक्कन की विजय किया उसमें जो है कि आपको नाम चंद्रगुप्त का याद रखना है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? अभी जस्ट ये प्रश्न आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो 7 में जो है कि 7 श्रेणियों में इसको जो है कि उसने विभाजित किया है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जिसको डोमिनेंट कास्ट कहते थे नहीं थी? तो भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और कुर्मी। तो कुर्मी जो जाति थी ना ये जो है कि स्वतंत्रता से पहले जो है कि एक डोमिनेंट कास्ट नहीं हुआ करती थी। तो कुर्मी आपको ध्यान रखना है। 140 में है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था राजकीय संसाधन को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को और संस्कृति को। तो देखिए अगर बड़े जमींदार थे उनकी राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम हो सकता है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करके। तो ध्यान रखना है सी इसके लिए करेक्ट होगा। 141 में है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका मार्च 1929 में। बिहार में जो किसानों की जमींदारों को शोषण और अत्याचारों से बचाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मार्च 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पे बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो है कि विधिवत उन्होंने स्थापना किया था। यह भी प्रश्न अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। चलिए, हालांकि उसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था। तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसमें जो है कि नाम आपको याद रखना है। घनानंद जो था वो जो है कि सिकंदर के समय जो है कि समकालीन था। सेलुकस की बात करें उस समय समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए तो जब
326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है ना, भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से पंजाब क्षेत्र पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय मगध में नंद वंश के अंतिम और अत्यंत क्रूर जो शासक था घनानंद, उसका शासन हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 143 नंबर की मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शक वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन का या शुंग वंश का? आपको ध्यान रखना है कि जब मौर्य वंश समाप्त होगा तो यहाँ पे शुंग वंश का जो है कि शासन आता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो एक क्रोनोलॉजी पूछी जाती रहती है हमेशा कई सारे एग्जामों के अंदर बिहार में। ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने वेट करने से इनकार कर दिया, उससे मिलने से वो जो है कि इनकार कर दिया? तो जलालुद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से? तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है कि निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से उससे क्या कर दिया, मना कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 145 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी? तो शेर शाह सूरी ने जो है कि हजरत अल्लाह की जो है कि उपाधि अपनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 146 हम लोग देख रहे हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930 में, 1931 में, 1934 में, 1939 में? तो 1934 में जो है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है कि गठन हुआ था। 147 के अंदर देखते हैं कि 1866 से लेकर 86 के नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। तो मुजफ्फरपुर, छपरा या मधुबनी, चंपारण, दरभंगा एवं चंपारण, या चंपारण एवं मुजफ्फरपुर? तो आपको ध्यान रखना है कि नील खेतिहरों से संबंधित जो विद्रोह हुए उस समय, उसका जो करेक्ट आपका पहचान मिलता है वो है यहाँ पर बेसिकली मुजफ्फरपुर और चंपारण का ये क्षेत्र है। ऑप्शन डी इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा है, तो ऑप्शन डी आपको देखना है। चंपारण और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है वो 1886 से 66 के नील खेतिहरों के बीच जो है कि विद्रोह का एक क्षेत्र था। 148 नंबर देख लीजिए, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गोदावरी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, या बहावी आंदोलन का? तो बहावी आंदोलन का जो है कि ये केंद्र हुआ करता था। ठीक है, 149 में है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो भागलपुर राजमहल का ये क्षेत्र था जहां पर जो है कि संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के संबंध में। ठीक है, जो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त थे उनके द्वारा जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये बात भी हम लोग कई बार देख लिए। अगला प्रश्न 151 में है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो सभी ऑप्शन है इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। ठीक है, ओके। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो चौथी शताब्दी में, छठी और दूसरी या पहली शताब्दी में? ठीक है, ईसा पूर्व की बात है कि 4th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी बीसी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है कि छठी सेंचुरी बीसी के अंदर आपको देखने को मिलता है, 6th सेंचुरी बीसी में। 153 के अंदर है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडन ग्राम में। अभी हमने ये थोड़ी देर पहले ये प्रश्न किया था। ठीक है, 154 में है कि बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवई? तो किस नेता ने गांधी जी के साथ जो है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन जो होगा इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? हैदराबाद में, अवध में, मैसूर में या जूनागढ़ में? तो आपको ध्यान रखना है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से जो है कि आपको मैसूर के अंदर जो है कि कांग्रेस दल का एक पूर्ण विकसित संगठन था। 156 के अंदर है कि श्रावणकोर में कांग्रेस ने श्रावणकोर राज्य की जिस दीवान की सुरक्षाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वेद कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है सीपी रामास्वामी अय्यर। यहाँ पर अगला प्रश्न 157 के अंदर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन था बिहार के किस शहर में हुआ? ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये प्रश्न जो है ना बेसिकली बिहार के किस शहर में हुआ, ये प्रश्न थोड़ा गलत बन गया है। ठीक है, इस प्रश्न को इग्नोर करके चलिए 158 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ये पटना में हुआ था, साहिबगंज में, बरही में या मुजफ्फरपुर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि बरही के अंदर 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था
जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं, के समय मुंगेर जिले की जो बरही क्षेत्र में किसानों और आम जनता का विद्रोह इतना तीव्र था कि वहां पर कई महीनों तक ब्रिटिश प्रशासन और उनके कानून व्यवस्था का कोई नॉमिनेशन ही नहीं बचा था और स्थानीय लोगों ने सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया था। तो ये बरही का क्षेत्र था जो कि मुंगेर जिले की बात थी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 159 देखते हैं कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। तो दीपावली का ये समय था। अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न की हम लोग चर्चा किए थे। 160 के अंदर है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। तो ये जो जगह थी खुदीराम बोस के द्वारा जो कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था वो मुजफ्फरपुर का जगह था। ऑप्शन डी इसके लिए आपका करेक्ट था। ये जो घटना है ना बेसिकली 30 अप्रैल 1908 का ये घटना है जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकू ने मुजफ्फरपुर के जो है कि एक अलोकप्रिय और उसको क्रूर कह सकते हैं जो जज था डगलस किंग्सफोर्ड की जो बग्गी थी उस पर उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन का सक्रिय रहा, किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो था सक्रिय था। अभी हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत और बाकी बातें की थी कि जब हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण ने भागे थे तो नेपाल के जो तराई जंगल थे, ठीक है, वहां पर जो है कि वो लोग भूमिगत संगठन होकर आजाद दास्ता को शुरुआत किए थे। 112 के अंदर है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये भी प्रश्न हमारा कई बार आ गया हमारे यहाँ। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो 162 का आपका आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। ये भी प्रश्न कई बार आ गया है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए कुछ प्रश्न जो है कि रिपीट हो रहे हैं बार बार। 163 के अंदर देखते हैं कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काफी इजी प्रश्न है गौतम बुद्ध से संबंध में। ठीक है, 164 प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम राजधानी जो थी उसमें आपको राजगृह का नाम आता है जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो में से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट होगा। और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है किसने की थी ये। तो रामानंद सिंह, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सन्याल, विपिन झा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 101 से अधिक। तो सचिंद्र नाथ सन्याल जो थे ऑप्शन सी पे जो आपको दिख रहा है, ये जो थे वर्ष 1913 में जो है कि पटना में अनुशीलन समिति की जो एक क्रांतिकारी संगठन था उसका एक शाखा का इन्होंने जो है कि स्थापना किया था। ये बेसिकली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित और प्रशिक्षित करना था। 166 के अंदर देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। ये में है बिहार में जनजातीय आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, किसान आंदोलन से, जातीय आंदोलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 167 देख लेते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश और स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो उसमें आपको फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण का नाम आपको याद रखना है जो कि 1931 में हुआ था, जुलाई 1931 की ये बात है। 168 में देखें तो निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने शबने अवज्ञा का प्रयोग किया। तो चंपारण था। ठीक है, अगला प्रश्न 169 कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सासाराम में स्थित है। तो भारत में जो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक और महान अफगान शासक शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 170 है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बीपी मंडल, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, एसपी सिन्हा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 171 देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो शंभुनाथ पाल और यूं जो है कि कोरा मलाया, जारा भगत और बलराम भगत, सिद्धू और कान्हू और गौरछिणी भगत और केशव चंद्र राय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। संथाल विद्रोह का जो नेता थे उसमें सिद्धू और कान्हू का नाम आप काफी पढ़ते हैं। ठीक है, 1855-56 में जो राजमहल की पहाड़ी है उस क्षेत्र में प्रसिद्ध जो संथाल विद्रोह हुआ था इसे जो है कि हूल विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसमें जो है कि आपको सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव इन चार भाइयों के नाम आप काफी सुनते हैं। ठीक है, और यहाँ अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों जिन्हें दिक्कू भी कहते थे कि क्रूर शोषण के खिलाफ भारत का एक महत्व बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली जनजातीय विद्रोह था। इसके बारे में आप भारतीय इतिहास के अंदर, मॉडर्न इतिहास के अंदर आप पढ़ते हैं। सिद्धू और कान्हू। 172 में है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चौरी विद्रोह जो है कि बेसिकली इसका तात्पर्य चुआर विद्रोह कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो चुआर विद्रोह से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि 1798 ईस्वी में, अगर इसमें आपको ऑप्शन दिख जाए कि बिहार में ये चौरी विद्रोह मतलब चुआर विद्रोह यहाँ पर लिखना चाहिए, ये 1798 में की बात है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। 173 किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936। अभी ये प्रश्न आया था। 174 में प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? पार्ट ये जो है कि राजगृह में आयोजित की गई थी। ये भी प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं 175 कि दिग्वंत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, उन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो आपको इनका ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है कि भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। 176 में है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 177 है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? एक प्रकार के मिट्टी का बर्तन, एक प्रकार के कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई। तो सूजनी बेसिकली एक प्रकार की क्या है? कढ़ाई है, जो बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तशिल्प और कढ़ाई का ये कला है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर जिले में जो भूसुरा गांव है के आसपास मानी जाती है। इसमें जो है कि पुरानी साड़ियों और सूती कपड़ों की परतों को एक साथ मिलाकर उस पर जो है कि रंगीन धागों से एक दैनिक जीवन, प्रकृति और देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां जो है कि उकेरी जाती है, ठीक है। और इसकी खासियत और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे जो है कि जीआई टैग भी प्राप्त की है। तो सूजनी आपको याद रखना है, एक प्रकार की क्या है? कढ़ाई है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है, काफी फेमस रहा है, ठीक है। तो ये कुछ जो थे हमारे बिहार के इतिहास, और इस वीडियो में हमने जो है कि बिहार के इतिहास के संबंध में उसका सिलेबस और कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा जो कि बिहार के इतिहास के संदर्भ में थे। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि थोड़े बिहार के इतिहास से बाहर के प्रश्न थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जानने और सीखने को मिला। आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है कि अभी इस पे हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था और बिहार का जो अर्थव्यवस्था है उसके अलॉन्ग भी हम इस पे वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।